हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद के सभी नाटक। जयशंकर प्रसाद के सभी नाटक और उनके नाटकों से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन हैं, नाटकों के जो पात्र हैं और उनके नाटकों से जो महत्वपूर्ण पंक्तियां पूछी जाती हैं, वो सभी हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। और जो आज हमारे चैनल से जो नए जुड़ रहे हैं उनको बता देती हूँ कि हमारे एस वाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर हमने हिंदी साहित्य की शुरुआत कर रखी है। और लगभग हिंदी साहित्य हमारा यहाँ पर संपूर्ण होने वाला है, जिसमें आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के कविता के विकास क्रम तक हम पूरा करवा चुके हैं। तो जिसने ये वीडियो नहीं देखी है वो देख ले। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चैनल से पहले से ही जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो जयशंकर प्रसाद जी के नाटक पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं, एक या दो प्रश्न यहाँ से ज़रूर आते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूजीसी नेट ही क्यों ना हो। तो आज हम जयशंकर प्रसाद जी की सभी रचनाएं, जैसे कि यहाँ सन से और सभी का जो महत्वपूर्ण विषय है, हर रचना के बारे में, हर नाटक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सभी कुछ आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। और देख लेते हैं प्रसाद युग। जैसे कि अभी तक मैंने जो नाटक का जो विकास क्रम है उसे संबंधित मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। और नाटक में सबसे पहला जो युग आता है, नाटक के विकास क्रम के अनुसार अगर विभाजित करते हैं तो पहला जो क्रम आता है वो आपका भारतेंदु युगीन नाटककार आते हैं, दूसरा प्रसाद युगीन नाटककार आते हैं और तीसरे प्रसादोत्तर नाटककार आते हैं। तो भारतेंदु युगीन नाटककार और भारतेंदु जी के बारे में हम सारा पढ़ चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं प्रसाद युग की। लेकिन प्रसाद युगीन नाटक जो हैं, हम इसमें सभी नाटककारों के नाटक नहीं करेंगे। इस वीडियो में केवल जयशंकर प्रसाद जी के नाटक ही हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं उनके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो सीधे आपके पेपर में पूछे जाते हैं, वो अभी हम पहले देख लेते हैं एक दो पंक्तियों में, फिर शुरुआत करते हैं यहाँ से। जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद जी का जो नाम आता है वो ऐतिहासिक नाटककारों में आता है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सन 1910 में प्रकाशित सज्जन को जाता है। यानी कि आपसे पूछे प्रश्न कि जयशंकर प्रसाद जी का सबसे पहला नाटक कौन सा है, तो वो सज्जन है और जो कि 1910 में प्रकाशित हुआ था। जयशंकर प्रसाद के नाटक निम्नलिखित बताए जाते हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सभी नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर या तो आपके पेपर में ये पूछा जाता है कि ये नाटक किसका है तो आपको नाटककार का नाम बताना है। फिर नाटक का सन पूछा जाता है तो आपको वो बताना है। उसके बाद कई बार पेपर में ऐसे कहा जाता है कि आपका जो नाटक का विषय है वो दे दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि ये किस नाटक में ये बात कही गई है, ये किस नाटक से संबंधित है। तो इस तरीके से आपके प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी के नाटक। तो सबसे पहला उनका नाटक आता है सज्जन, जो कि सन 1910 में प्रकाशित हुआ था और इसके आधार का विषय है सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। यानी कि जो सज्जन नाटक है इसका जो कथानक है, आपको पता है कि नाटक के कई तत्व होते हैं, जैसे कथानक है, आपका विषय वस्तु है, देश काल है, भाषा है, शिल्प शैली है, संवाद, पात्र, चरित्र, चित्रण, ये सब नाटक के क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। तो उन्हीं तत्वों में से एक तत्व होता है कथानक। तो इस सज्जन का जो कथानक है, यानी कि जो इसकी विषय वस्तु है, वो कहाँ से ली गई है? महाभारत से लिया गया है। नेक्स्ट आता है जयशंकर प्रसाद जी का जो दूसरा नाटक है वो आता है, आपको ट्रिक से भी बता दूंगी मैं आपको, या सज्जन कल्याणी परिणय दूसरा नाटक आता है इनका, कल्याणी परिणय। तो दूसरा नाटक देखते हैं, कल्याणी परिणय। दूसरा नाटक है कल्याणी परिणय, जो कि 1912 में प्रकाशित हुआ था। और इसमें कल्याणी परिणय में चंद्रगुप्त व शिल्युकस की कथा है। इस नाटक की विषय क्या है कि कल्याणी परिणय में, इस नाटक में चंद्रगुप्त व शिल्युकस की
कथा है। इसे चंद्रगुप्त का नाम आप सुनते हैं कि इतिहास में सुनते हैं, इसलिए जयशंकर प्रसाद ने ज़्यादातर ऐतिहासिक नाटक ही लिखे हैं। तो सबसे पहला आएगा इनका सज्जन। सज्जन जो है, आप ट्रिक कैसे याद रखेंगे? सज्जन लोग सभी का कल्याण करते हैं क्योंकि उनमें करुणा होती है और वो अपनी करुणा के बाद प्रायश्चित करते हैं। इस प्रकार से याद रखेंगे। आगे भी मैं उनकी ट्रिक आपको जोड़कर बताती जाऊंगी एक ही लाइन में। तो कल्याणी जो है 1912 में प्रकाशित हुआ था, सज्जन 1910 में प्रकाशित हुआ था और कल्याणी परिणय में चंद्रगुप्त व सिल्यूकस की कथा है। तीसरा आता है इनका करुणालय। करुणालय भी 1912 में प्रकाशित हुआ था। इसमें हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। आप ट्रिक किस प्रकार से याद रखेंगे? देखो, यहाँ पर तो कल्याणी जो परिणय था, परिणय एक तरह से आप विवाह बंधन में के से आप ले सकते हैं। तो कल परिणय किस किस का हुआ? चंद्रगुप्त व सिल्यूकस का। आप ऐसे याद रखेंगे। चंद्रगुप्त व सिल्यूकस की बेटी के साथ तो फिर इनका विवाह हुआ ही था वास्तव में भी। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे इसकी विषय वस्तु। दूसरा है करुणालय। करुणालय क्या है? करुणा किसके अंदर थी? हरिश्चंद्र जी के अंदर करुणा कूट कूट कर भरी हुई थी। तो ये किस पर आधारित है करुणालय? इसमें हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। नंबर 4 पर आता है प्रायश्चित, जो कि 1913 में प्रकाशित हुआ था। इसमें जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। देखो, जयचंद जो था एक उपद्रवी था, आपको पता है। आप भी ऐसे उदाहरण देते हैं कि आज भी देश में जयचंदों की कमी नहीं है। ठीक है, तो जयचंद क्या करता है? एक पहले तो नेक ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको याद रखने के लिए इसकी विषय की। तो जयचंद पहले तो एक ईमानदार आदमी नहीं था, लेकिन बाद में क्या करता है वो? उसे प्रायश्चित होता है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? सज्जन। सज्जन लोग कल्याण करते हैं और क्योंकि कल्याण क्यों करते हैं? उनमें करुणा होती है और करुणा के बाद वो क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं। ऐसे आप याद रखेंगे। अगला जो नाटक है इनका राजश्री, जो कि 1915 में प्रकाशित हुआ था। इसका आधार हर्ष चरित्र और चीनी यात्री हेन सांग का ऐतिहासिक विवरण है। आपने देखा होगा खूब, हरियाणा जीके जब भी पढ़ी होगी कि 605 के आसपास जो हर्षवर्धन, जो 7वीं शताब्दी या 6ठी शताब्दी से शुरुआत होती है, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, एक उनकी बहन भी थी राजश्री, आपको याद आ गया होगा। तो ये उसी राजश्री के ऊपर है और इसका आधार है हर्ष चरित्र, जो कि बाणभट्ट ने लिखी थी। और उसी हर्षवर्धन के राज्य में ही एक चीनी यात्री आता है जिसका नाम हेनसांग होता है और इसने एक पुस्तक भी लिखी थी जो काफ़ी एग्जाम में सी यू के पुस्तक लिखी थी जो एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है, हरियाणा जीके में भी पूछी जाती है। तो राजश्री हर्षवर्धन की बहन थी। तो ऐसे आप रियल स्टोरी बता रही हूँ मैं इसकी, तो आपको ये ट्रिक नहीं बता रही हूँ। तो ये हर्षचरित्र जो बाणभट्ट ने लिखा था वो हर्षवर्धन पर ही आधारित है और हर्षवर्धन की बहन थी राजश्री। तो और चीनी यात्री, इन्हीं का ऐतिहासिक विवरण इसके अंदर किया गया है। राजश्री और विशाख, आप ट्रिक कैसे याद रखेंगे वो मैं लास्ट में एक साथ आपको बता दूंगी, पहले आप ये समझ लें। राजश्री, तो राजश्री 1915 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद आता है विशाख। विशाख 1921 में प्रकाशित हुआ था और विशाख का कथानक जो है कल्हण की राज तरंगिणी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है। यानी कि विशाख जो है, आप याद रखेंगे, जो कल्हण की रचना है राज तरंगिणी, उसके आरंभिक अंशों पर निर्मित हुआ है। इनकी विषय वस्तु इतनी ज़्यादा नहीं पूछते हैं, लेकिन ऐसे पूछ लेते हैं कि राजश्री का प्रकाशन कब हुआ। ठीक है, तो और कोई मुख्य मुख्य आएगा वो मैं आपको बताऊंगी किसका आपको ध्यान रखना है। अजात शत्रु काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है। अजात शत्रु 1922 में प्रकाशित हुआ। इसमें 3 राज्य परिवारों, कौन कौन से 3 राज परिवार थे? एक मगध, कौशल और कौशाम्बी, इनको केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। क्या? अजात शत्रु। अजात शत्रु होता है जिसका कोई शत्रु नहीं होता। तो ये आप सन कैसे याद रखेंगे? मैंने तो ऐसे ही याद रख रखा है कि अजात और शत्रु ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है, तो डबल 2, यानी कि 1922 में इसका प्रकाशन हुआ। इसमें 3 राज परिवार कौन से हैं? मगध पाटलिपुत्र जहाँ के चंद्रगुप्त थे, कौशल और कौशाम्बी
को केंद्र मानकर क्या दिखाया गया है, जो वहाँ के शासक थे वो महत्वाकांक्षी थे और उनकी सत्ता के प्रति जो लिप्सा थी उसको अजातशत्रु में दिखाया गया है। नेक्स्ट जो है जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये कब प्रकाशित हुआ था? 1926 में प्रकाशित हुआ था। ये भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। इसमें परीक्षित का प्रतापी पुत्र जन्मे पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करता है। जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये भी आपने हरियाणा जी की पढ़ी होगी, जो कि सफेदो जींद से इसका संबंध माना जाता है। तो वहाँ पर क्या था, एक परीक्षित नाम का राजा था जिसने क्या किया था, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा परीक्षित किसका बेटा था। अर्जुन, ये कृष्ण जी के ही शायद उसी में था, मुझे अभी कंफर्म नहीं है। तो परीक्षित का प्रतापी पुत्र परीक्षित जो है वो मारा जाता है, उसको नाग डस लेता है। तो इसके पुत्र ने, परीक्षित के पुत्र ने जन्मेजय पिता का बदला ले, इसके परीक्षित का प्रतापी पुत्र था जन्मेजय, उसने अपने पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता था, इसलिए उसने जन्मेजय का नाग यज्ञ, यानी कि एक नाग यज्ञ किया था। किसने? जन्मेजय ने किया था। और जन्मेजय कौन था? ये परीक्षित का बेटा था। नेक्स्ट आता है कामना। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार एचपीएससी के स्क्रीनिंग में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। कब प्रकाशित हुआ था? ये तो ये 1927 में प्रकाशित हुआ था। कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है। यानी कि कामना, हमारे मन में जो कामना जागृत होती है वो भावों के से ही पैदा होती है। आप इस तरीके से ट्रिक से याद रखेंगे। और जो कामना का प्रकाशन है 1927 में हुआ था। ये संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति ही एक अन्योपदेशिक, अन्य मतलब उपदेश परक नाटक है और भावनाओं को नाटकीय रूप में दिखाया गया है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट नाटक है स्कंदगुप्त। ये भी जयशंकर प्रसाद ने की रचना है और 1928 में प्रकाशित हुआ था। इसमें क्या है, कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। ये स्कंदगुप्त है, काफी पूछा जाता है। क्या दिखाया गया इसमें? कुमार गुप्त के विलासी साम्राज्य की उस, यानी कि कुमार गुप्त का जो विलासी साम्राज्य था उसकी स्थिति का चित्रण किया गया है कि उस विलासी साम्राज्य के अंदर क्या था, आंतरिक कलह था, संघर्ष था और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप भी वो मतलब भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगते थे। मतलब उसके शासन का अंत होने के लक्षण प्रकट होने लगे थे। किसके कारण? आंतरिक संघर्ष और विदेशी आक्रमण और आंतरिक कलह के कारण। किसका साम्राज्य? कुमार गुप्त का। तो ये याद रखेंगे। स्कंदगुप्त रचना है जयशंकर प्रसाद की, 1928 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। एक घूट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका स्थान एकांकी में भी दिया जाता है। तो ये 1930 में प्रकाशित हुआ था। इसमें आनंदवादी सिद्धांत को व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया है। ये एक एकांकी नाटक है। देखो, एक अंकीय नाटक है, इसको एकांकी में भी स्थान दिया गया है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। चंद्रगुप्त, नेक्स्ट नाटक आता है 12 नंबर पर चंद्रगुप्त। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, कामना, विशाख, ये सारे किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के ही नाटक हैं। तो स्कंदगुप्त याद रखेंगे 1928 में प्रकाशित हुआ था और चंद्रगुप्त 1931 में प्रकाशित हुआ था। इसका कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं, अल्छेंद्र का आक्रमण, नंदवंश का नाश, सिल्यूकस का पराभव, चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। यानी कि चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा का ही इसमें वर्णन किया गया है। सिल्यूकस का भी इसमें जिक्र है, क्योंकि सिल्यूकस जब आक्रमण करता है तो चंद्रगुप्त उसे पराजित करता है। इस तरीके की ऐतिहासिक घटनाएं इसमें हैं। नेक्स्ट नाटक आता है जयशंकर प्रसाद जी का और ये अंतिम नाटक है ध्रुव स्वामिनी। और पूछी जाती है, एक पंक्ति जरूर पूछी जाती है यहाँ से, ध्रुव स्वामिनी कब प्रकाशित हुआ था? 1933 में। तो याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था अजातशत्रु 1922 में प्रकाशित हुआ था, क्योंकि वो 2 शब्दों से बना था। और ध्रुव और स्वा और मिनी ये 3 से है, तो याद रखेंगे इसमें 3-3 है। थोड़ी सा हिंट आपको याद अगर रख लेते हैं तो एग्जाम में आपको सन देखते ही आप टिक कर देते हैं। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है
ध्रुव स्वामिनी नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। अब इन नाटकों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं और उसके बाद मैं आपको कुछ और इनके जो ट्रिक है वो बता देती हूँ। देखते हैं, सबसे पहला था सज्जन। सबसे पहला था सज्जन, यहीं पर याद कर लेते हैं। सज्जन लोग कल्याण करते हैं। सज्जन लोग कल्याण करते हैं क्योंकि उनमें करुणा होती है और करुणा करने के बाद क्या करते हैं, वो प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित करने के बाद सभी जो सज्जन लोग हैं वो राजश्री, विशाख और अजातशत्रु, यानी कि राजश्री, विशाख और अजातशत्रु तीनों जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? जन्मेजय के नागयज्ञ में जाते हैं और वहां बैठकर कामना करते हैं, किसके लिए? स्कंदगुप्त के लिए और चंद्रगुप्त के लिए। ऐसे याद रखेंगे, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त के लिए क्या करते हैं? कामना करते हैं कि वो एक घूंट नाग यज्ञ मतलब नाग की जहर न पिए। ये कामना करते हैं स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त के लिए कि वो एक घूंट जहर न पिए। इस तरीके से आप याद रखेंगे। और सबसे लास्ट में है ध्रुव स्वामिनी। तो आप ऐसे रख सकते हैं, राज्यश्री, राज्यश्री के साथ ही ऐसे जोड़ लें, फिर आपकी सीक्वेंस थोड़ी खराब हो जाती है इसलिए मैं नहीं बताना चाह रही थी। राज्यश्री और ध्रुव स्वामिनी याद रखना, राजश्री और ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, विशाख और अजातशत्रु, ये 5 नाम हैं। ये पांचों ही मिलकर कहाँ जाते हैं? जन्मेजय के नागयज्ञ में जाते हैं और कामना करते हैं, किसके लिए? स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त के लिए कामना करते हैं कि एक घूंट जहर न पिए। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक मैंने आपको बताई है और वहीं पर इन्हीं रचनाओं से संबंधित जोड़ करके आपको बताया है ताकि दूसरी ट्रिक आपको याद न करनी पड़े। और ये थे इनके प्रकाशन वर्ष, मैंने अभी आपको सभी बता दिया है। तो चंद्रगुप्त आप याद रखेंगे 1931 में, स्कंदगुप्त 1928 में, अजातशत्रु 1922 में, सज्जन 1910 में, कल्याणी 1912 में, ऐसे और राजश्री 1925 में, ध्रुव स्वामिनी 1933 में। अगर आप इस तरीके से एक दो बार लिख लेते हैं तो आपको याद हो जाएंगी और रचनाएं आपको आरोही क्रम में भी लगाने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सभी रचनाएं हमसे इसी प्रकार ट्रिक से चाहते हैं तो आप हमारे पीछे की वीडियो जरूर देखें, हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल की विजिट जरूर करें। सब कुछ आपको इसी तरीके से पढ़ाया गया है, ट्रिक के साथ पढ़ाया गया है ताकि सीधा आपके दिमाग के अंदर चला जाए। अब को थोड़े से जो महत्वपूर्ण तथ्य वो देख लेते हैं, बाकी तो साथ साथ यहाँ बताया गया था। सन 1912 ईस्वी में कल्याणी परिणय का प्रकाशन कहाँ से हुआ था, ये और याद रखना है। जो 1912 में कल्याणी का प्रकाशन हुआ था तो ये नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशन हुआ था और चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है, यानी कि इसी का ही एक परिवर्धित रूप है चंद्रगुप्त नाटक। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया था। प्रसाद का जो नाटक चंद्रगुप्त आपने अभी देखा है का प्रकाशन सन 1933 में, ये मुझे लग रहा है कि गलत है क्योंकि चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1931 में हुआ था, अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया था। यानी कि चंद्रगुप्त नाटक का जो शुरू में प्रकाशन हुआ था तो वो अभिनव चंद्रगुप्त नाम से हुआ था। बस इतना याद रखना है आपको, सन मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं। उसके बाद इन्हीं नाटकों से संबंधित कुछ इनके पात्र पूछे जाते हैं तो पात्र भी हम आपको इसी यहीं पर बताएंगे। प्रसाद के नाटकों के प्रमुख पात्र, तो नाटक कौन कौन से हैं जो महत्वपूर्ण हैं जिसके पात्र जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं? स्कंदगुप्त, तो स्कंदगुप्त में कौन कौन है? पृथ्वीसेन है, स्कंदगुप्त है, भरटाक है, बंधु, महादंड नायक, पुरुगुप्त और कुमारगुप्त। अब आपको सारे याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर में इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त ये दो भाई थे, ठीक है। इनके मन में, कुमारगुप्त के मन में राज्य को हड़पने की लालसा पैदा होती है, तो आप ये दोनों याद रखेंगे। और स्त्री पात्र कौन है? अंतदेव की, देवसेना और विजया, आप इस तरीके से याद रखेंगे। स्कंदगुप्त के अंदर कौन है? देवसेना और विजया, ऐसे याद रखेंगे। और चंद्रगुप्त में कौन है? इसके इंपॉर्टेंट है, पात्र जरूर पेपर में पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त के अंदर कौन कौन है? वो स्कंदगुप्त था, ये चंद्रगुप्त है।
चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त में तो आपको पता ही है, ये सारा चंद्रगुप्त के बारे में सभी को ही पता है। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी इकट्ठी रहती है और इस सिल्यूकस का आक्रमण होता है चंद्रगुप्त के समय में, ठीक है? और सिंहहरण, शकटार और आम्भिक, आप थोड़ा-सा ऐसे ध्यान रख लेंगे इनको। वैसे तो आप नाटक अगर पढ़ते हैं, तो पात्र आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं रहती। जो स्त्री पात्र हैं, इनमें इम्पोर्टेंट है कार्नेलिया, कल्याणी, एलिस, मालविका, एल्का, सुहासिनी। ये याद हैं, याद रखेंगे। शिलूकस की बेटी है इसमें कार्नेलिया, तो ऐसे याद रख लेंगे कार्नेलिया और कल्याणी। कार्नेलिया, कल्याणी कैसे हैं? मालविका, अलका, काका, अलका, सुहासिनी। ठीक है, ये ऐसे याद रखेंगे। और ध्रुव स्वामिनी, तीसरा नाटक है ध्रुव स्वामिनी। इनके पात्र मिलते जुलते हैं, आप ये ध्यान रखेंगे। अब ध्रुव स्वामिनी को पाने के लिए कौन कौन लड़ता है? चंद्रगुप्त और रामगुप्त। और तीसरा उनके साथ कौन हो जाता है? शिखर स्वामी। ऐसे याद रखेंगे। ध्रुव स्वामिनी को पाने के लिए चंद्रगुप्त, रामगुप्त और शिखर स्वामी। और इस एक स्त्री पात्र है इसमें ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी से क्या पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। महत्वपूर्ण पंक्ति है, एक हर एग्जाम में पूछी जाती है। प्रसाद के नाटकों पर बंगला नाटककार द्विजेंद्र लाल राय तथा अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटकों का सर्वाधिक प्रभाव है। ध्रुव स्वामिनी नाटक से समस्या नाटक का परिवर्तन माना जाता है, यानी कि यहीं से समस्या नाटकों की शुरुआत मानी जाती है ध्रुव स्वामिनी नाटक से। इसमें अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। याद रखना है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का जो विषय है वो है अनमेल विवाह, तलाक एवं पुनर्विवाह की समस्या को उठाया गया है। प्रसाद के नाटकों के प्रमुख संवाद, गीत एवं कथन जो कि आपके पेपर में हर जगह पर पूछे जाते हैं, तो एक बार ये भी देखेंगे। तो चंद्रगुप्त नाटक का एक संवाद है यहाँ पर। मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल, सरिताओं की माला पहने हुए शैल श्रेणी, हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतकाल की धूप और भोले कृषक तथा सरल कृषक बालिकाएं, बाल्यकाल की सुनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमाएं हैं। यह सोपनों का देश, ये त्याग और ज्ञान का पालना, ये प्रेम की रंग भूमि, भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? ऐसे याद रखेंगे कि कार्नेलिया जो है इस तरीके से भारत की गौरव का गुणगान करती है, इन शब्दों में भारत भूमि का गुणगान करती है और कहते हैं कि भारत भूमि को भुलाया नहीं जा सकता, कदापि नहीं। ये अन्य देशों की जन्मभूमि है, ये भारत मानवता की जन्मभूमि है। तो दो चार बातें आपको याद रखना है कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं। तो ये कार्नेलिया की पंक्तियाँ हैं और चंद्रगुप्त नाटक से ली गई हैं। कार्नेलिया ने भारत के गौरव का गुणगान इन पंक्तियों में किया है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। ये बात भी कार्नेलिया सुहासिनी से कहती है। ये बात भी चंद्रगुप्त नाटक से ही ली गई है कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। ये कार्नेलिया कहती है ये बात। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। ये महत्वाकांक्षा की बातें का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। तो ये बात चाणक्य कहता है चंद्रगुप्त से। और नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। ये पंक्ति भी किसकी है? कार्नेलिया द्वारा कही गई है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुजला स्वतंत्रता पुकारती। ये जो संवेद गायन है, ठीक है, ये भी वहीं से है, चंद्रगुप्त से ही है। अब स्कंदगुप्त नाटक के कौन से महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये और बता देती हूँ मैं आपको। इसमें एक ही पंक्ति है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। एक बार पीजीटी का जो स्क्रीनिंग आप देखेंगे तो उसमें भी ये पूछा गया था कि ये पंक्ति किसकी है। तो अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है। और ये पंक्ति एक ऐसी भी है जहाँ पर आप पता नहीं बिंब वगैरह पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें इस प्रकार के बिंबों का प्रयोग करना चाहिए जो एक ही वाक्य में बहुत कुछ कहने का भाव रखती हो। तो ये एक पंक्ति ऐसी ही है जो बहुत कुछ कहने का भाव रखती है। तो ये पंक्ति है स्कंदगुप्त का आत्मकथन है ये किसने कही है? स्कंदगुप्त का आत्मकथन है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है।
स्कंदगुप्त नाटक से है ये पंक्ति भी, ठीक है। और तो ये थी कुछ पंक्तियाँ हमारी। तो यहाँ पर जो सभी महत्वपूर्ण बातें, चंद्रगुप्त के नाटक, प्रसाद जी के नाटकों के प्रमुख पात्र, ठीक है, जो महत्वपूर्ण थी वो सारी बातें आज हमने यहाँ पर कर ली हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इसी तरीके से हमारे से पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें कि मैम ऐसे ही पढ़ाते चलें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो और जल्दी बनाने को मन करता है। धन्यवाद।